जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। कुछ नई अपडेट आई है मेरे पास, वो मैं आपको दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, कौन सी अपडेट मैं आपको देने वाला हूं, ये मैं आपको समझाता हूं पीछे बोर्ड पर। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा फाइनेंस एक्ट 2025 के बारे में। जी हां दोस्तों, जो वित्त विधेयक बिल पास किया था वित्त मंत्री जी ने, उसमें लिखा हुआ था पेंशन वैलिडेशन के बारे में, कुछ रूल्स के बारे में। यानी भारत सरकार को अधिकार है कानूनी तौर पे कि आगे चलकर भारत सरकार कुछ रूल्स चेंज कर सकती है 8 सीपीसी में। हालांकि बिल में यह नहीं लिखा था कि 8 सीपीसी का फायदा पुराने पेंशनर्स को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। लेकिन फिर भी भारत सरकार कुछ रूल्स चेंज कर सकती है। तो दोस्तों इसी पर कुछ नई अपडेट आ रही है फाइनेंस एक्ट के बारे में, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, भारत सरकार का डीओपीटी का एक लेटर है जो भेजा है शिव गोपाल मिश्रा जी को, वो भी 8 सीपीसी के बारे में। यानी भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया था कि वो 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस पे काम कर रही है और बहुत जल्द टर्म ऑफ रेफरेंस आपको मिलेंगे। जी हां दोस्तों, इस लेटर में भी टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में लिखा हुआ है। क्या है पूरा लेटर आगे समझाऊंगा 8 सीपीसी पर। फिर दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों कुछ पेंशनर्स हैं जो दोस्तों स्पर्श पे लॉगिन कर रहे हैं, कुछ फैमिली पेंशनर्स हैं जो स्पर्श पे लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन स्पर्श खुल नहीं रहा, एरर आ रहा है, सॉरी एन एरर हैज अकर्ड। तो दोस्तों इस एरर को आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आप इस परेशानी से बचेंगे, पूरी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, एक लेटर है टोल टैक्स के बारे में जिसमें लिखा हुआ है टोल टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्स सर्विसमैन। यानी जो टोल टैक्स वसूला जाता है पूर्व सैनिकों से, एक्स सर्विसमैन से, वो नहीं वसूला जाएगा इस लेटर को दिखाकर। तो दोस्तों क्या ये लेटर ऑथेंटिक है, क्या ये सही लेटर है, पूरी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, और दोस्तों ये जानकारी है पूर्व सैनिकों से संबंधित। जी हां दोस्तों, जो जवान रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद जब वो पूर्व सैनिक बनते हैं, एक्स सर्विसमैन बनते हैं, तो दोस्तों क्या वो अपने नाम से पहले रैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पूर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं, भूतपूर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं? इसी पे दोस्तों एक जानकारी आई है, आरटीआई के थ्रू ये जानकारी मंगाई गई है। जी हां दोस्तों, क्या पूर्व सैनिक अपने नाम से पहले रैंक लगा सकते हैं? क्या कोई ऐसा कोई सरकारी लेटर है? पूरी जानकारी आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में करता हूं। लगभग दोस्तों 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जानकारियां, वीडियोस आपको तुरंत मिल पाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चैनल का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है वित्त विधेयक बिल के बारे में, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, चैप्टर 5 पार्ट 4 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2025। जी हां दोस्तों, जो वित्त विधेयक बिल पास किया था उसके बारे में जानकारी दी है। पावर टू क्लासिफाई पेंशनर्स। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स पे भारत सरकार कुछ पावर्स अप्लाई कर सकती है। भारत सरकार के पास कुछ पावर्स है, कुछ अधिकार है, वो भी कानूनी तौर पे। फिर क्या लिखा है? पहला पॉइंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू शो डिस्टिंक्शन अमॉन्ग पेंशनर्स। यानी केंद्र सरकार के पास अधिकार है, पावर है पेंशनर्स के बीच अंतर स्थापित करने का या फिर भेदभाव करने का। जी हां दोस्तों, ऐसा इसमें बताया। फिर क्या लिखा है? द बेसिस फॉर क्रिएटिंग इंप्लीमेंटिंग दीज डिस्टिंक्शन। जी हां दोस्तों, कुछ बेसिस है, कुछ चीजें हैं जिसके बेस पर अंतर स्थापित हो सकता है। फिर क्या लिखा है? पे कमीशन रिकमेंडेशन। जी हां दोस्तों, अब अंतर कैसे स्थापित हो सकता है? अगर पे कमीशन रिकमेंड करे। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है पे कमीशन 8 सीपीसी बनाएगा, 8 सीपीसी पर काम करेगा, तो पे कमीशन पर भी ये अधिकार है अंतर स्थापित करने का। जी हां दोस्तों, यानी पे कमीशन अगर चाहे तो वो डिफरेंसेस क्रिएट कर सकता है, और दोस्तों फिर वो भारत सरकार के सामने रख सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है पे कमीशन का, पे कमीशन की सिफारिशों को लेकर।
फिर दूसरा पॉइंट है डेट ऑफ रिटायरमेंट। फिर डेट ऑफ रिटायरमेंट को देखते हुए अंतर स्थापित हो सकता है पेंशनर की पेंशन में। जैसे कि 2006 से जो पहले आए हैं उनको एमएससीपी नहीं मिली, पहले 2006 के जो बाद आए हैं उनको एमएससीपी मिली। जैसे कि रिजर्विस्ट हो गए, उनको ओआरओपी नहीं मिल रही। पीएमआर हो गए, जो 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं उनको ओआरओपी 2 नहीं मिली, ओआरओपी 3 नहीं मिली। किसी को ओआरओपी दी जा रही है, किसी को नहीं दी जा रही। किसी की पेंशन कुछ और है, किसी को कुछ दी जा रही है, यानी पेंशन में डिफरेंसेस है। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट भी उसकी सबसे बड़ी वजह है। फिर दोस्तों तीसरा क्या लिखा है, पे कमीशन रिकमेंडेशन डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन। जी हाँ दोस्तों, फिर पे कमीशन जो रिकमेंड करेगा डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन की 8 सीपीसी की, यानी सब कुछ अधिकार भारत सरकार के पास है या फिर पे कमीशन के पास है, यानी अंतर स्थापित हो सकता है, ऐसा इन्होंने बताया। लेकिन वित्त विधेयक बिल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 8 सीपीसी का फायदा पुराने पेंशनर्स को नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा। हालांकि सरकार ने भी क्लियर किया है कि जो वित्त विधेयक बिल है वो सिर्फ पेंशन का वैलिडेशन करता है। जी हाँ दोस्तों, फिर क्या लिखा है, पेंशन चेंजेस आर फॉरवर्ड ओनली नॉट बैकवर्ड। जी हाँ दोस्तों, यानी जो रूल्स अप्लाई होंगे 8 सीपीसी के, जो नए रूल बनेंगे पेंशन के, वो दोस्तों कैरी फॉरवर्ड होंगे आगे के लिए। उसका असर पुराने पेंशनर्स पे नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यह है कि पुराने पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। जो रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, उसका इंपैक्ट, उसका असर पुराने पेंशनर्स पे नहीं पड़ेगा। वो रूल्स आगे के लिए चलेंगे, आगे के लिए वो रूल्स नेगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव रूल्स होंगे। ये भी इन्होंने यहां पे समझा दिया। एंड शैल कम इनटू इफेक्ट ओनली फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जब 8 सीपीसी लागू होगा, जिस डेट को लागू होगा वो डेट मान्य रहेगी, वैलिड रहेगी, जैसे कि 1/1/2026। लेकिन फायदा हर एक को मिलेगा, हर एक को मिलेगा। रूल्स आते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, लेकिन पेंशनर्स पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब साफ है कि 8 सीपीसी का फायदा पुराने पेंशनर्स को भी मिलेगा, यह मतलब है इसका। तो दोस्तों एक छोटी सी अपडेट मैं आपको दी थी फाइनेंस एक्ट बिल के बारे में। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है दोस्तों 8 सीपीसी का लेटर। दोस्तों ये लेटर है 23 जनवरी का, यानी जब भारत सरकार ने 8 सीपीसी के गठन की मंजूरी दी थी। और दोस्तों उसके बाद शिव गोपाल मिश्रा जी ने काफी लेटर लिखे भारत सरकार को। तो दोस्तों उनके लेटर का जवाब दिया भारत सरकार ने, डीओपीटी ने शिव गोपाल मिश्रा जी को जवाब दिया, एज यू आर अवेयर इट हैज बीन डिसाइडेड टू सेट अप द 8th सेंट्रल पे कमीशन। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने मंजूरी दी है कि 8 सीपीसी मिलेगा आगे चलकर। द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ द 8 सीपीसी आर नाउ टू बी फाइनलाइज। जी हाँ दोस्तों, अब 8 सीपीसी की जो टर्म ऑफ रेफरेंस है वो फाइनलाइज किए जाएंगे। इसका मतलब है कि भारत सरकार काम कर रही है टर्म ऑफ रेफरेंस पे 8 सीपीसी के। हालांकि भारत सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस लागू नहीं करे, जारी नहीं करे, इसका मतलब यह नहीं है कि काम नहीं हो रहा, इंटरनली काम चल रहा है। हालांकि डेट फिक्स नहीं है कि टर्म ऑफ रेफरेंस कब तक जारी होंगे, लेकिन इसमें लिखा है द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ द 8 सीपीसी आर नाउ टू बी फाइनलाइज। अब टर्म ऑफ रेफरेंस फाइनलाइज होंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी आगे चलकर हमें टर्म ऑफ रेफरेंस मिलेंगे। डेट मेंशन नहीं है कि कब तक मिल जाएंगे। इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट सजेशन ऑफ द स्टाफ साइड इन दिस रिगार्ड मे प्लीज बी सेंड टू द अंडरसाइंड एट द अर्लियर। दोस्तों ये लेटर वैसे पहले का है, पहले का लेटर है। इस लेटर के बाद शिव गोपाल मिश्रा जी ने काफी मीटिंग करी थी डीओपीटी के साथ, भारत सरकार के साथ, और अपने टर्म ऑफ रेफरेंस भी दिए थे भारत सरकार को। इस लेटर के मुताबिक टर्म ऑफ रेफरेंस पे कहीं ना कहीं काम चल रहा है। हालांकि अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस मिले नहीं है, लेकिन पीछे से कुछ काम चल रहा है और आगे चलकर हमें टर्म ऑफ रेफरेंस मिल जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है दोस्तों प्रॉब्लम को लेके। जी हाँ दोस्तों, कुछ स्पर्श के पेंशनर्स हैं जो स्पर्श पे लॉगिन कर रहे हैं। जैसे कि आप ऊपर एक मैसेज देख रहे हैं, व्हेन आई लॉग इन स्पर्श आफ्टर यूजर आईडी या फिर पासवर्ड इट शो लाइक बिलो फॉर लास्ट 2 days प्लीज गाइड मी। यानी कुछ पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स है, स्पर्श पे लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन एरर आ रहा है, सॉरी एन एरर हैज अकर्ड। इसका मतलब है कि ये टेक्निकल एरर है स्पर्श की तरफ से।
ये एरर सिर्फ एक पेंशनर को नहीं मिला, काफी ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो स्पर्श पे लॉगिन कर रहे हैं और इनको एरर आ रहा है यहाँ पर। तो आपको थोड़ा वेट करना है, बीच बीच में आप ट्राई करते रहिए, ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। स्पर्श टीम का ये एरर है, स्पर्श की तरफ से। आपकी आईडी में कुछ गलती नहीं है, आपके पासवर्ड में कुछ गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी तरफ से। ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये स्पर्श की तरफ से आ रही है, स्पर्श की तरफ से। तो थोड़ा आप वेट कर लीजिए, 1-2 दिन बाद फिर ट्राई करेगा, आप लॉग इन कर पाएंगे स्पर्श पे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया कि एक लेटर है जिसमें लिखा हुआ है टोल टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्स सर्विसमैन। साथ ही साथ दोस्तों इसमें लेटर का नंबर भी दिया है। क्या लिखा है दोस्तों इसमें? अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, लेटर नंबर इतना, टोल गेट फी इज ऑल्सो फ्री फॉर एक्स सर्विसमैन एंड फैमिली या फिर डिपेंडेंट। इसमें बताया कि अगर पूर्व सैनिक या फिर उनके फैमिली मेंबर्स अगर टोल नाके से गुजरते हैं तो उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये लेटर दिखाते हैं। दोस्तों ये लेटर ऑथेंटिक लेटर नहीं है। अगर आपके पास भी ये लेटर आ रहा है तो आप इसे अवॉइड करिए, क्योंकि दोस्तों पूर्व सैनिकों को छूट नहीं है कोई टैक्स में। अगर वो टोल नाके से गुजरते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है या फिर पैसे देने पड़ते हैं। अगर वो कार्ड भी दिखाते हैं तब भी उनसे पैसे लिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अथॉरिटी है वो है सिर्फ जवानों पर। जो सर्विंग जवान है उनको छूट है, लेकिन जो पूर्व सैनिक हैं, जो रिटायर हो गए हैं जवान, उनके लिए कोई छूट नहीं है। तो दोस्तों ये लेटर ऑथेंटिक नहीं है। इस लेटर को हम फेक बोल सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने अभी कोई ऐसा आदेश नहीं निकाला है। तो दोस्तों अगर ये लेटर आपके पास आता है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है आरटीआई का जवाब। जी हाँ दोस्तों, आरटीआई के थ्रू जवाब मांगा गया है, क्या पूर्व सैनिक अपने नाम से पहले रैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब दे दिया गया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि सवाल क्या पूछा था। सवाल था, इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन इन यूजिंग द रैंक बिफोर देयर नेम आफ्टर रिटायरमेंट? अगर कोई जवान रिटायर हो जाता है, अगर वो पूर्व सैनिक बन जाता है, तो क्या रिटायरमेंट के बाद पूर्व सैनिक अपने नाम से पहले रैंक का इस्तेमाल कर सकता है? क्या रैंक का इस्तेमाल करने पर कोई रोक है? फिर क्या लिखा है? इट इज ऑब्जर्व दैट ऑफिसर्स आर कॉल्ड टू यूज द रैंक बिफोर देयर नेम। कहा गया है कि जो अधिकारी हैं रिटायरमेंट के बाद वो अपने नाम से पहले रैंक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पीबीआर हैं आर नॉट अलाउड। जो पीबीआर है उनको अलाउ नहीं है। ये सवाल पूछा है। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, व्हेन बोथ कर्नल एसके सिंह एंड हवलदार एसके सिंह आर रिटायर्ड रिलीव फ्रॉम सर्विस। यानी एक अधिकारी हैं और एक हवलदार हैं जो रिटायर हो चुके हैं। फिर क्या लिखा है? दे विल बी कॉल्ड एज कर्नल एसके सिंह रिटायर्ड। यानी जब कोई अधिकारी रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के बाद अधिकारी अपने नाम से पहले रैंक लगाता है। जैसे एसके सिंह रिटायर हुए, एक अधिकारी की पोस्ट पे थे, कर्नल थे, तो रिटायरमेंट के बाद इन्होंने नेम से पहले कर्नल लगाया। लेकिन अगर कोई हवलदार रिटायर हुआ एसके सिंह नाम का, तो क्या वो भी रिटायरमेंट के बाद अपने नाम से पहले हवलदार यूज कर सकता है? इफ यस, प्लीज प्रोवाइड द रिक्विजिट ऑफिस ऑर्डर और लेटर ऑथराइजिंग देम टू डू। अगर ऐसा है तो कोई लेटर हमें दीजिए, उसके बारे में हमें बताइए। अब रिप्लाई क्या दिया है मिनिस्ट्री ने? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन यूजिंग द रैंक बिफोर द नेम आफ्टर रिटायरमेंट। इन्होंने साफ बता दिया कि रिटायरमेंट के बाद नेम से पहले आप रैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक नहीं है। फिर क्या लिखा है? द यूसेज ऑफ टर्म रिटायर्ड गवर्न्स ऑल रैंक। जी हाँ दोस्तों, यानी जो रिटायर नाम का वर्ड है, रिटायर नाम का, जैसे कि आप एक्स लगाते होंगे या फिर पूर्व लगाते होंगे या फिर भूतपूर्व लगाते होंगे, यानी अगर आप नाम से पहले रिटायर भी लगाते हैं तो वो भी किसी रूल के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, यानी एक्स सर्विसमैन या फिर पूर्व सैनिक या फिर भूतपूर्व सैनिक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यानी रिटायर्ड जो वर्ड है वो भी एक गवर्न्स वर्ड है, एक रूल के अंतर्गत है। देयर इज नो पॉलिसी विद दिस डेट विच एलोबरेट ऑन द यूसेज ऑफ टर्म एक्स। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो नेम से पहले आप एक्स लगाएं। नेम से पहले आप रैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, भले आप किसी रैंक से रिटायर हो, चाहे अधिकारी
या फिर पीबीओआर, सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक, या फिर ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन। नेम से पहले आप रैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका आदेश है, उसका ऑर्डर है। लेकिन जो एक्स आप लगाते हैं नेम से पहले, उसका कोई आदेश नहीं है अभी तक। यही इसमें लिखा है, देयर इज नो पॉलिसी विद दिस डेट विथ एलोबरेट ऑन द यूसेज ऑफ टर्म एक्स। जो एक्स टर्म है उसका कोई पॉलिसी लेटर नहीं है। पॉलिसी लेटर पर्टेनिंग ऑन द सब्जेक्ट क्वेरी आर एस एंटर। जो पॉलिसी लेटर हैं जो इसी सब्जेक्ट से संबंधित हैं, उसके लेटर यहां पे दे रखा है। पैरा 2 आर्मी हेडक्वार्टर का है, ये लेटर नंबर है। दूसरा एमओडी लेटर नंबर है इतना, यानी इसका यहाँ पे लेटर का रेफरेंस दे रखा है कि इस लेटर के मुताबिक, इन लेटरों के मुताबिक नेम से पहले आप रैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आरटीआई का जवाब पहले ही दे दिया गया था, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र होके रिटायरमेंट के बाद नेम से पहले अपने रैंक का इस्तेमाल करिए, चाहे ऑनरी लो या फिर ऑनरी कैप्टन हो, चाहे हवलदार हो, चाहे नायक हो, चाहे सिपाही हो। डोंट वरी अबाउट दिस क्वेरी। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। फिर भी आपकी कोई अलग से क्वेरी है, कुछ सवाल हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।